वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज व्याख्याता का 7 जनवरी को एग्जाम है और थर्ड पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो थर्ड पेपर के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जिसका नाम है सूखा और अकाल, मरुस्थलीकरण और आपदा प्रबंधन और महामारी। उससे संबंधित क्वेश्चन है। हालांकि इस टॉपिक का नाम सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण है, लेकिन यहाँ से 5 से 7% फिक्स पर्सन है जो बार बार एग्जामिनर, चाहे वो आरपीएससी हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, बार बार उन्हीं को रिपीट करता है। तो इन क्वेश्चनों को हम चर्चा करेंगे और मान के चलो यहां से आपका जो एक प्रश्न आएगा ना वो पक्का ही मिल जाएगा। सूखा और अकाल, मरुस्थलीकरण और आपदा प्रबंधन, राजस्थान की ज्योग्राफी, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। लगातार आपको क्लास दी जा रही है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान अध्ययन नाम से, थर्ड पेपर नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसका अध्ययन करें। तो करें स्टार्ट। देखो, सन 2002-3 में राजस्थान राज्य के कुल कितने जिलों को अकाल प्रभावित जिले घोषित किया गया था? ये प्रश्न आए हुए प्रश्न है और इनकी पूरी व्याख्या बताऊंगा मैं। सन 2002-3 राजस्थान के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ था। बड़ा गजब का अकाल पड़ा था राजस्थान के अंदर और अकाल प्रभावित जिले घोषित किए गए थे। 32 जिले घोषित कर दिए थे। यानी 2002-3 के अंदर राजस्थान में 32 ही जिले थे। ये 33वां जो जिला है ना वो प्रतापगढ़ 2008 में बना था। 2008 में बना था क्योंकि 32वां जिला 1997 में करौली बना था। तो इसके बीच में जिले तो 32, इधर 32 के 32 जिले अकाल प्रभावित थे। इतना खतरनाक अकाल था। तो ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है। 2002-3 में राजस्थान राज्य के कुल कितने जिलों को अकाल प्रभावित जिले घोषित किया गया? 32। देखो, 2002-3 में राजस्थान के सर्वाधिक 32 जिले अकाल से प्रभावित हुए, जबकि 2010-11 में सबसे कम मात्र 2 ही जिले अकाल से प्रभावित हुए थे। अब आपसे पूछे सबसे ज्यादा जिले अकाल से प्रभावित, यानी पूरा राजस्थान ही अकाल से प्रभावित था 2002-3 में, जबकि 2010-11 में जो अकाल पड़ा था उसमें सिर्फ 2 ही जिले अकाल से प्रभावित हुए थे। वर्ष 2002-3 में राजस्थान के सर्वाधिक गांव 40,990, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या 447.8 लाख अकाल से प्रभावित हुए थे। इतना भयंकर अकाल था। मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। सूखे के कारण अभावग्रस्त गांव वर्ष 2022 में, खरीफ संवत 2079 में पाली जिले की पाली तहसील को सूखे के कारण अभावग्रस्त घोषित किया गया था। ये ताजा अपडेट है, अभी आर्थिक समीक्षा की अपडेट है कि वर्ष 2022 में खरीफ फसल का टाइम था, सूखे के कारण अभावग्रस्त गांव घोषित किया गया पाली जिले की पाली तहसील के कुछ क्षेत्र को। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट करना है। बाढ़ के कारण अभावग्रस्त गांव, अब जरूरी नहीं है कि सब जगह सूखा पड़े, अकाल बाढ़ कारण भी आ सकते हैं, जैसे जहां जहां नदियां, खास करके दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी क्षेत्र में। वर्ष 2022 के अंदर 15 जिले यानी 12, भरतपुर, बूंदी, धौलपुर, गंगानगर, झालावाड़, करौली, नागौर, सवाईमाधोपुर, टोंक, कोटा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर, अजमेर के 7,834 गांवों को बाढ़ से फसल खराब होने पर अभावग्रस्त घोषित किया गया। अब आपके एग्जाम में एग्जामिनर है ना, सीधा ही पूछ लेगा कि वर्ष 2022 में बाढ़ के कारण कितने गांव अभावग्रस्त हुए थे? 15। ठीक है, हो सकता है वो ये भी पूछ ले इनमें कौन शामिल नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि पूर्वी वाले ही हो, पश्चिम वाले भी हो सकते हैं। और एक और चीज ध्यान रखना, नोट 2021-22 में राजस्थान के 10 जिले अकाल से प्रभावित हुए थे। ये प्रश्न फिक्स है और एग्जामिनर पूछेगा, और आपके तो टॉपिक है जब सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण, आपदा प्रबंधन। ठीक है, नोट करना इसको। दूसरा प्रश्न, अकाल के लिए प्रसिद्ध दोहे में पग पुंगल के नाम से राजस्थान के कौन से जिले की ओर संकेत किया गया है? देखो, राजस्थान रंगीलो राजस्थान है, यहाँ बहुत सारी कहावत है। पग पग पर क्षेत्र, जैसे जैसे क्षेत्र बदलता है पानी बदल जाता है, पानी की मिठास बदल जाती है, बोली बदल जाती है, रीति रिवाज बदल जाती है राजस्थान के अंदर। तो अकाल के लिए प्रसिद्ध दोहे में पग पुगल, ये पुगल बीकानेर के अंदर के नाम से राजस्थान के कौन से जिले की ओर संकेत किया गया है? बीकानेर की ओर। देखो, क्वेश्चन पेपर में आए हुए उसको ले रहा हूं मैं और उसके साथ एक्स्ट्रा चीजें आपको बता रहा हूं। मुख्य तथ्य देखो, राजस्थान में अकाल के संबंध में प्रसिद्ध दोहा है, पग पुगल धड़ कोटड़े, बाहु बाड़मेर, जाए लादे जोधपुर, ठावो जैसलमेर। अर्थात अकाल बीकानेर के पुगल क्षेत्र में पांव पसारे हुए रहता है, जबकि इसका धड़ कोटड़े, जैसलमेर और बाड़मेर के मध्य स्थित होता है।
और बाहें इसकी बाड़मेर में फैली रहती है। जोधपुर में तो भूल चूक से अकाल आता है, परंतु जैसलमेर में तो इसकी चर्चा सदैव रहती है। देखो कितनी गजब की बात। अकाल से संबंधित क्या प्रसिद्ध दोहा, पग पूगल धड़ कोटड़े बाहु बाड़मेर जाए लादे जोधपुर ठावो जैसलमेर। यानी जैसलमेर में तो अकाल बस चलता रहता है, यानी फिक्स है, उसका पग ही वहां पे जमा के रखता है, पांव पसारे रहता है कहां पे, पुगल में। ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। अगला देखो, राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है। राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं। इस प्रश्न को हर बार एक बार एग्जामिनर पेपर में लेता ही है। अब सूखा संभाव्य क्षेत्र में देखो मिट्टी और नमी का संरक्षण करना होता है, जल संसाधनों का विकास करना होता है, वृक्षारोपण करना होता है। लेकिन यहाँ गरीबी निवारण, क्योंकि वैसे ही सरकार का ध्येय रहता है कि गरीबी को तो हटाना है, लेकिन एक कार्यक्रम के अंदर प्रॉपर नहीं लिया गया है सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम के अंदर। ये प्रश्न पेपर में 2-3 बार आ चुका है। अब पूरी डिटेल देख लो, अब आपके पेपर में आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP 1974-75 में कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम अरावली के पूर्व के 11 जिलों, अब नाम से ऐसा लग रहा है जैसे सूखा संभाव्य पश्चिमी राजस्थान में सूखा पड़ता है, लेकिन है अरावली के पूर्वी क्षेत्र में अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर, टोंक और उदयपुर के 32 ब्लॉकों में प्रारंभ किया गया। जब इसको प्रारंभ किया गया था तब केंद्र सरकार और राज्य सरकार 50-50 में काम करती थी। 1999 से ये चेंज हो गया, अब राज्य 75%, केंद्र 75% और राज्य 25%। तो प्रश्न आ सकता है सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम जब शुरू हुआ था तब केंद्र और राज्य 50-50 थे, अब कितना है, 75-25। पेपर में आता है उद्देश्य। उद्देश्य फसलों की उत्पादन, पशुधन व भूमि की उत्पादकता, जल और मानव संसाधनों पर पड़ने वाले सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना, सूखाग्रस्त क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग के साथ ग्रामीण क्षेत्र का आर्थिक विकास करना इसका एकदम टारगेट है। ठीक है, इसी प्रकार मरुस्थलीकरण की बात आती है तो एक क्वेश्चन आपके सामने मरुस्थलीकरण का, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया था। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम 1977-78 में। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष चालू किया गया या शुरू किया गया, 1977-78 के अंदर। देखो ये सेम है, 1977-78 डबल यहाँ प्रिंट हो गया, इसको छोड़ देना। तथ्य देखो, ये नोट करना, प्रश्न आपको मिलेंगे 100% ही, क्योंकि टॉपिक आपके है तो, क्योंकि अब नए तरीके से ज्योग्राफी भी अपने को पढ़नी है। ये टॉपिक बड़े शानदार है। प्रारंभ वर्ष 1977-78, वित्त पोषण में केंद्र और राज्य का अनुपात 75-25 है। पहले 100% केंद्र ही करती थी, ठीक है। अब 77-78 में स्टार्ट हुआ, वित्त पोषण केंद्र और राज्य का 75-25, पहले 100% केंद्र का था। यह कार्यक्रम 16 जिलों के 85 विकास खंडों में संचालित है। आज सुबह 8 बजे करंट की क्लास, आज सुबह की क्लास में मैंने बताया था, यह कार्यक्रम 16 जिलों के 85 विकास खंडों में संचालित है। इसमें मरुस्थलीय प्रदेश के 11 जिले तथा सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर जिला शामिल है। कृषि विभाग ने राजस्थान के 12 जिलों को मरुस्थलीय घोषित किया है, 11 और 1 है सिरोही 12। इसके अलावा क्योंकि 16 जिले हैं तो उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर जिले शामिल। पेपर में आ सकता है कि मरुस्थलीय जो विकास कार्यक्रम है इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो 12 तो ये मरुस्थल वाले ले लेना, 11 और 4 ये ले लेना, अपने आप आ जाए। कितने विकास खंडों। उद्देश्य बात सीधी सी है, मरुस्थलीय प्रसार को रोकना है, प्रभावित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, प्रभावित क्षेत्रों में भूमि की उत्पादकता और जल संसाधनों में वृद्धि करना है। अब एक बात आती है, मरु विकास बोर्ड है अपने राजस्थान में, उसकी स्थापना 1966 को हुई थी। इसमें निम्न कार्य शामिल है, कृषि वानिकी का विकास करना है इस योजना के अंदर, पशुपालन भेड़ पालन का विकास करना है, पशुओं के लिए पेयजल पूर्ति की व्यवस्था करना है, लघु सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, जल संसाधनों का विकास और आर्द्रता संरक्षण, बलुई मिट्टी के टीलों के स्थिरीकरण का कार्यक्रम। ये इसके कुछ कार्यक्रम है जिन पे अमल किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, राजस्थान में बार बार अकाल व सूखे का कारण क्या है। ये एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई राजस्थान के विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए, इतनी बार आप चपेट में आते हो। राजस्थान में बार बार अकाल व सूखे का कारण सीधी सी सबसे बड़ी बात है कि अनियमित वर्षा। अनियमित वर्षा सबसे बड़ी बात है। अनियमित क्योंकि फिक्स कोई कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी होती नहीं। कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ बिल्कुल नहीं होती है, कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ इतनी बारिश होती है कि बाढ़ तक आ जाती है।
तो अकाल 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 ही होता है, चाहे बाढ़ वाला हो चाहे कोई सूखा जहाँ बारिश नहीं। यानी राजस्थान की कंडीशन ऐसी है चार भौतिक प्रदेश में कि कई जगह इतना सूखा रह जाता है और कई जगह इतना कि बाढ़ आ जाती है। कौन से कार्यक्रमों का अकाल राहत से सीधा संबंध है? ये प्रश्न सारे पेपर में आए हुए हैं। निम्न में से कौन से कार्यक्रम है जिनका संबंध राहत से है, अकाल राहत से? देखो, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम और सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, दोनों की डिटेल मैंने बता दी, तो दोनों ही उत्तर हो जाएगा। देखो ऑप्शन देखो, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र अलग अलग दे रखे हैं, तो दोनों ही यार, दोनों ही मैंने बता दिए और ये दोनों ही पेपर में आते हैं। मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व अधिक वर्षा में कमी होने पर सूखा कहते हैं। किस प्रकार का? मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से अगर 51% व अधिक वर्षा में कमी हो जाए, यानी सामान्य वर्षा से 51% कम हुई वर्षा और अधिक वर्षा में भी कमी हो जाए, तो वो किस प्रकार का सूखा कहलाता है? वो भयंकर सूखा कहलाता है। कौन सा? भयंकर, यानी भीषण सूखा कह सकते हैं हम। अब देखो ऑप्शन देखो, पेपर में आया हुआ है, क्वेश्चन है सामान्य, भयंकर, मध्यम नहीं। और आपको तो आरपीएससी का एग्जामिनर ऐसे ही जांचेगा टोटलों को, ठीक है, कि क्या उत्तर दे सकते हैं। क्या ये जानते हैं राजस्थान की कला इस मरुस्थलीकरण अकाल सूखे से कितने का अनुभव है इनको? कल को इनको लगा दिया, ये बच्चों को किस प्रकार पढ़ाए? तो भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो विभागों में बांटा है, दो में, एक तो भीषण सूखा और एक सामान्य सूखा। इसकी पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ ये टेस्ट के रूप में डालूंगा मैं। जिसने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज ले रखी है 499 रुपये वाली, इसके अंदर मैं ये टेस्ट डलवा दूंगा आपको। हालांकि टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं, वो टॉपिक वाइज जो टेस्ट चल रहे हैं ना, उसके अंदर हम इसको चेंज कर लें। उसमें आपका एक टॉपिक आएगा ज्योग्राफी का, तो उसमें ये डलवा दिया जाएगा, ठीक है। देखो, भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो भागों में बांटा है, भीषण सूखा और सामान्य सूखा। अब भीषण सूखा और सामान्य सूखा कैसे? अब देखो कई नाम है इसके, भयंकर सूखा, भीषण सूखा, प्रचंड सूखा, एक ही बात है। देखो प्रचंड सूखा, प्रचंड सूखे में 50% से कम बारिश होती है, प्रचंड सूखा हो गया। सामान्य सूखा, सामान्य सूखे में औसतन वर्षा से 25% कम बारिश होती है, तो वो सामान्य सूखा होता है। यानी डबल होते ही प्रचंड हो गया और 25 होते ही सामान्य। राजस्थान में सूखा और अकाल प्रबंधन के लिए जो नोडल विभाग है ना, वो आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग है। और राजस्थान में अकाल की सर्वाधिक संभावना पश्चिमी राजस्थान में होती है, क्योंकि यहाँ अनियमित वर्षा सबसे ज्यादा है। दीर्घकालीन अकालग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के समूह में कौन सा कथन सही है? देखो, दीर्घकालीन लंबे समय तक अकाल से ग्रसित कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? पश्चिमी राजस्थान वाले। और उसमें पश्चिमी राजस्थान में देखो करौली आ गया, इधर ये नहीं होगा, पाली वाला ही कम होगा और इधर जयपुर वाला भी कम होगा। तो उत्तर सीधा सीधा पड़ा है जोधपुर, जैसलमेर और भीलवाड़ा। जोधपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा। देखो फिर प्रश्न आया हुआ है, किसी भी क्षेत्र को न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की मात्रा होनी चाहिए? मान लो आप किसी भी क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर रहे हो, सरकार घोषित करती है ना, तो मतलब कितनी वार्षिक वर्षा की मात्रा होनी चाहिए न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए? न्यूनतम, अब देख इस शब्द को पढ़ो, आप सीधा लिख देते सूखाग्रस्त, इसका मतलब जहाँ बिल्कुल ही 30 से 40 सेंटीमीटर बारिश होती है, इसका उत्तर है। ये कह रहा है न्यूनतम सूखाग्रस्त है, तो 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी तो वो सूखाग्रस्त नहीं होता। और प्रश्न को देखो कैसे लिखा है इसने, न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र, यानी बहुत कम सूखाग्रस्त क्षेत्र 70 से 100 सेंटीमीटर। अब इसका उत्तर सारे डी पर जाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष के अकाल में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई थी? यानी कौन सा अकाल था जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रभावित हुई थी? 2009-10 के अंदर, 2009-10 के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रभावित हुई थी। सबसे ज्यादा जिले की बात करें तो 2002-3। छप्पनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष हुआ? अब छप्पनिया अकाल का मतलब हो गया विक्रम संवत भी 1956 की बात, विक्रम संवत 1956, यानी छप्पनिया अकाल दे दिया इसको नाम। क्यों? क्योंकि अब देखो जैसे अपने 2023 चल रहा है, अब विक्रम संवत कौन सी चल रही है? हम 57 जोड़ते हैं, यानी 2080 चल रही है, वही बात है विक्रम संवत। तो 1956 विक्रम संवत थी, इसका मतलब 1899 का समय था। ईस्वी कौन सी थी? 1899, 1900, छप्पनिया अकाल पड़ा था। देखो अब कुछ अकाल की चर्चा करता हूं मैं, हो सकता है आज आगे एग्जाम में आपसे पूछ ले। मुख्य तथ्य, राजस्थान में अकाल के संबंध में एक कहावत प्रसिद्ध है, तीजो कुरियो आठों काल। तीजो कुरियो आठों काल, यानी अर्थात प्रत्येक तीसरे वर्ष कुरिया यानी छोटा काल, अर्ध अकाल होता है, तो प्रत्येक 8वें साल भयंकर अकाल पड़ता है।
अभी आरपीएससी का पेपर हुए थे कुछ, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनके संस्कृत विभाग के, उसमें एक प्रश्न आया था, ये लाइन दे दी, तीजो कुरियो आठों काल, इसमें कुरियो का क्या मतलब है, कुरिया का क्या मतलब है, अर्धाकाल, ऑप्शन था अर्धाकाल। ये प्रश्न आया हुआ है पेपर में, तीजो कुरियो आठों काल, यानी तीसरे वर्ष कुरिया छोटा काल या अर्ध अकाल और आठवें वर्ष भयंकर अकाल पड़ता है राजस्थान में, ये कहावत है। अब देखो कई अलग अलग प्रकार के अकाल होते हैं, जैसे त्रिकाल, यह सबसे भयंकर अकाल होता है, क्यों, क्योंकि अन्न भी समाप्त, जल भी समाप्त, और तीसरा ये चारा है, यहाँ पे अन्न जल और चारा, ऋण ये नहीं चारा, ठीक है, तीनों का अभाव हो जाता है। और राजस्थान में 1987 में त्रिकाल पड़ा था, अन्न जल और चारा तीनों का अभाव हो जाता है, अन्न जल चारे का अभाव होने के कारण क्या पड़ता है, त्रिकाल। पूछ ले त्रिकाल कब, जब अन्न जल और चारे का अभाव हो, 1987 में त्रिकाल पड़ा था। एक होता है 40सा अकाल पड़ा था, कभी 40सा अकाल 40 साल या क्या था, 1783 की बात है। एक पंचकाल आया था 1812 से, यानी पंचकाल 1812 से 13, पांचों चीजें कोई समाप्त होगी। एक आया था सहसा बुधूसा 1843 से 44, विक्रम संमति 1919 1901, और छप्पनिया अकाल 1956 विक्रम संमत 1899 1900। ये कुछ अकाल है, इनको ध्यान। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले भूकंप से कम प्रभावित है, ये प्रश्न 2021 में भी आया और 2022 में भी आया। राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले हैं वो भूकंप से सबसे कम प्रभावित है, यानी भूकंप आते हैं ना, सुना होगा आपने कि आज दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर भूकंप के झटके महसूस हुए, यहाँ सबसे कम इसका केंद्र बिंदु ये था, सबसे कम झटके यहाँ मिले। तो ऐसे सुनते हो आप, थोड़ा थोड़ा आपको भी कई बार जिस स्थान पे आप रह रहे हो थोड़ा झटका लगता है, थोड़ा सा महसूस होता है, अगर रात को होता है लगभग, सोते हैं तब तो पता नहीं चलता, कहीं बैठे हैं या हो रहा तो पता चल जाता है। तो भूकंप से सबसे कम प्रभावित है गंगानगर हनुमानगढ़, ठीक है, सबसे कम। ज्यादा राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है अलवर, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, डीग, बाड़मेर, सांचौर। ये नया दे दिया मैंने डाटा, नए तरीके से बढ़ाऊंगा कोई नई चीज है तो राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र अलवर वाला, दिल्ली एनसीआर ये समझ लो अभी उस साइड ज्यादा होता है। तो अलवर, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, डीग, बाड़मेर, सांचौर। राजस्थान में किस वर्ष में अकाल सूखा से प्रभावित गांवों की संख्या अधिकतम थी, अब वो क्या आया था, जनसंख्या थी 2009-10, अब पूछे गांवों की संख्या सबसे ज्यादा 2002-3 के अंदर थी, 2002-3 में सबसे ज्यादा जिले और गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले पारिस्थितिकीय समस्या सेम से भीषणतम प्रभावित है, देखो राजस्थान के अंदर एक पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, मोहनगढ़ तक है, ठीक है, वहां तक है। तो इसमें क्या है कि गंगानगर हनुमानगढ़ ये क्षेत्र है, यहाँ ये सेम की समस्या से गंग नहर है, इंदिरा गांधी नहर बहुत ग्रसित है। तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का बड़ोपल वगैरह क्षेत्र ये तो बहुत ज्यादा प्रभावित है, ठीक है, ये ज्यादा ये आपका हनुमानगढ़ के अंदर कई और क्षेत्र भी है, ठीक है, तो वो संगीता वगैरह यहाँ से, तो यहाँ यूकेलिप्टस के पौधों की वजह से और इसके सहयोग से डच नीदरलैंड के सहयोग से भी काम है चल रहा है। सेम की समस्या, ऊपर पानी आ जाता है ना। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने की न्यूनतम आशंका रहती है, यानी नाम मात्र की घटती ही ये अपने घटित होती नहीं है। देखो बाढ़ आ सकती है, सूखा पड़ता है, भूकंप के झटके लगते हैं, सुनामी कभी नहीं आती क्योंकि समुद्री इलाकों के पास। राजस्थान में किस वर्ष सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक, तीनों ही प्रश्न मैंने दे दिए 2002 में। अब 2002-3 में सबसे ज्यादा जिले प्रभावित हुए 32 2002-3 में, सबसे ज्यादा गांव प्रभावित हुए 2002-3 में, सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रभावित हुई 2009-10 में। अप्रैल 1999 से मरु विकास कार्यक्रम को केंद्र और राजस्थान के द्वारा क्रमशः फंड दिया जाता है। ये प्रश्न पेपर में आए हुए हैं, पूरी गाथा इनकी मैंने बता दी। तो अब 75-25 निम्न में से किस जिले के समूह में सूखे की संभावना सर्वाधिक रहती है, तो सूखे की संभावना सीधी सी बात है पश्चिमी राजस्थान में, तो पश्चिमी राजस्थान, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर में सबसे ज्यादा है। निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है, मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। देखो शुष्क क्षेत्र अनुसंधान विकास कार्यक्रम है, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम है, मरुस्थलीकरण व से द्वंद कार्यक्रम है, लेकिन समन्वित विकास ग्रामीण विकास कार्यक्रम मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। कौन सा कार्यक्रम अकाल की समस्या से निपटने हेतु नहीं है, मान लो कौन सा कार्यक्रम है
जो अकाल की समस्या से निपटने हेतु नहीं है। मरु विकास कार्यक्रम है, जलधारा योजना है, काम के बदले अनाज योजना है, जबकि क्रेफी कार्ड योजना ये अकाल की समस्या से निपटने का नहीं। 1899 और 1900 का काल क्या था? अकाल क्या था? किस प्रकार का अकाल था? देखो, अब इतना तो पता है कि छप्पनी अकाल था, त्रिकाल था, ठीक है, अन्न जल चारे की कमी आ गई थी। राजस्थान में बहुधा सूखा और अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है? यहां से अगर कोई प्रश्न आपको देगा ना एग्जामिनर, तो ऐसा ही देगा, ऐसा ही बना के देगा, नहीं कि आप सोचते हो कि पता नहीं किस प्रकार का बना। इसलिए मैं उसी टॉपिक को ले लेके आ रहा हूँ ताकि आप पढ़ सको। बाकी आप वो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना भी, यहाँ पे खूब सारे टेस्ट वगैरह सब आपको मिल रहे हैं। आपकी तैयारी बड़ी गजब की होगी। थर्ड पेपर में आपको ये नहीं कहोगे। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई समस्या हो तो 76 923 611 और एक नंबर और हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, उन पे आप कॉल करके आप समस्या हल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। राजस्थान में बहुधा सूखा और अकाल पड़ने का आधारभूत कारण है अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा है, ठीक है। हरे चारे का समर्थन मूल्य घोषित करने वाला 2002 में देश का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो राजस्थान ही करेगा, क्योंकि अन्न जल चारे की कमी आ जाती है राजस्थान के अंदर। सन 2002 की बात है, उस समय तो बहुत ही खतरनाक काम था 2002-3 में। किस पंचवर्षीय योजना का नारा भोजन काम उत्पादन था? किस पंचवर्षीय योजना का नारा भोजन काम उत्पादन था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 थी। सॉरी, 12वीं क्या, 7वीं पंचवर्षीय योजना, सॉरी 12वीं तो अभी थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, 12वीं तो अभी 2012 वाली है। तो भोजन काम और उत्पादन, ठीक है। भारत सरकार द्वारा टीडी भारत सरकार द्वारा टिड्डी चेतावनी संगठन राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया? ये बड़ा खतरनाक काम था। ये महामारी से कम नहीं थी किसानों के लिए। जैसे कोविड-19 आया, कोरोना आया, इतना खतरनाक, यानी उसी समय ये भी आ गई। पता नहीं पाकिस्तान से घूम फिर के आई थी, इधर पश्चिमी राजस्थान से, और इधर खूब घूमी थी टिड्डियां, क्योंकि सरकार ने इसके लिए जोधपुर के अंदर टिड्डी चेतावनी संगठन राजस्थान में स्थापित किया। यहाँ अलर्ट भी किया, अभी टिड्डी आ जाएगी, वो आएगी। टिड्डियां बड़ी खतरनाक थी, उड़ उड़ के बड़ा फसलों को नुकसान पहुंचाया था। देखो, जोधपुर में भारत सरकार द्वारा स्थापित संगठन है जो टिड्डी की स्थिति की निगरानी, चेतावनी और नियंत्रण का काम करता है। 13 मार्च 2020 को टिड्डी आक्रमण के कारण राज्य के 8 जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही के 908 गांव को अभावग्रस्त घोषित किया था। ऐसी कंडीशन आ गई थी और चट्टी कर जाती थी टिड्डी। 2020 में बांसवाड़ा को छोड़कर राजस्थान के कुल 32 के 32 जिलों में टिड्डियों का प्रभाव था। इधर से कोरोना का प्रभाव जनता पे था, ठीक है, और इधर टिड्डियों का प्रभाव फसल पे था। ये बड़ी खतरनाक की महामारी, एक समय किसानों के लिए समझ लो, और जनता के लिए तो सीधी महामारी कोविड-19 था ही था उस। बाकी ये महामारी चलती रहती है, जैसे एक बार इन्फ्लुएंजा से आ गया था, स्वाइन फ्लू आ गया, अभी डेंगू का प्रकोप चल रहा है, तो बचो जिना बचा जाए। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, हालांकि क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम मैं आपको थोड़ा सा अलग पढ़ाऊंगा, दो तीन ही बात करूंगा, क्योंकि यहाँ ज्यादातर सूखा और कुछ समझते हैं। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1986-87 में हुई थी। कब? 1986-87 में। और मेवात का नाम है तो मेव समुदाय अलवर भरतपुर के 14 खंडों में क्रियान्वित किया जाए, बस इतना ध्यान रखें। सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम BADP, जो सीमा पर 4 जिले हैं ना अपने, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फिलहाल 4 है। अब अनूपगढ़ मिल गया, फलोदी आ गया, वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल की ये कंडीशन है। तो सीमावर्ती विकास कार्यक्रम 1986-87, ये भी 1986-87 है। 4 जिलों के 16 खंडों में संचालित है। इसका काम क्या होता है? अपनी सीमा पर BSF जवान है, तो BSF है, या और कहीं जैसे पश्चिमी राजस्थान में खास करके, तो इनके द्वारा क्या दिया जाता है, जो सीमावर्ती गांव है उनको सहयोग किया जाता है। विद्यालय है, स्वच्छता के क्षेत्र में, जल श्रेणी के क्षेत्र में, विकास कार्यों में ये सहयोग करते हैं, ठीक है। तो बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। 7वीं पंचवर्षीय योजना में 100% ये केंद्र द्वारा परिवर्तित कार्यक्रम था, और 2016-17 से इस कार्यक्रम में राज्य और कौन आगे, राज्य और जो केंद्र और राज्य 60-40 हो गया। आजकल ये आंकड़े ज्यादा पूछते हैं ऐसे पेपर। अगला, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत ही शानदार, नोट कर लेना बात, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और रोजगार सृजन और सामूहिक संपत्तियों के रख रखाव में स्थानीय जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु
राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई? इसका नाम है गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना। जी बिल्कुल, ये प्रश्न अब तक 2 बार पेपर में आ चुका है। क्यों? क्योंकि योजना कभी पुरानी नहीं होती। कारण जैसे सरकार बदली, नाम बदला या कुछ और परिवर्तन किया तो हमारे लिए ताजा। देखो, यह योजना 30 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुई थी। 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित है। 2020 में क्या हुआ कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना कर दिया। देखो, जब शुरू की थी नाम क्या था? मुख्यमंत्री गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना। हालांकि पहले और नाम था। भाजपा सरकार आई तो उसने गुरु गोलवलकर कर दिया, और जैसे कांग्रेस सरकार अब आ गई 2018 से, इन्होंने महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना कर दिया और पेपर में टपक गया 2021 में। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार सृजन, सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण और रख रखाव के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना इसका टारगेट है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इस योजना के अंतर्गत शमशान भूमि होती है, कब्रिस्तान की जो चार दीवारी के निर्माण के लिए 90% राशि राज्य सरकार देती है। ठीक है, तथा अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण है तो 70% राशि टीएसपी क्षेत्र यानी स्थिति में 80% देते हैं, वहां पे राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है और शेष राशि जनता इकट्ठी करती है, क्योंकि जन भागीदारी से काम होता है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम मूलतः 1994-95 में प्रारंभ किया गया। इसे पुनः कब प्रारंभ किया? अब कई जगह सूखा ज्यादा पड़ता है तो कई जगह बाढ़ के कारण भी अकाल ही होता है। 2005-6 में। डांग का मतलब आपने सुना होगा, डांग की रानी करौली को कहते हैं। चंबल नदी के आसपास जो धौलपुर, करौली, स्वाईमाधोपुर है ना, यहाँ बीहड़ क्षेत्र या दस्यु क्षेत्र प्रभावित, यानी डाकू रहते हैं, आए गए वे रायगुरु को लूटते हैं, इसलिए सरकार ने यहाँ पे डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया था 1994-95 में। अब दोबारा इसको एक बार बंद किया, दोबारा पुनः स्टार्ट किया 2005-6। ठीक है, पुनः 5-6 में, और पूरा का पूरा 100% राज्य वित्त पोषित है। अब ध्यान रखना, उद्देश्य वही बीड़ क्षेत्र और तो दस्युग्रस्त क्षेत्र है, डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वहां के विकास के क्षेत्र में लोगों को सही मुख्य धारा में लाना, उनके हर चीज का ध्यान रखना, विकास करना। ठीक है, इसमें 8 जिले शामिल है। स्वाईमाधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारां, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़ की 26 पंचायत समितियों की 394 ग्राम पंचायतों के 2206 गांव क्रियान्वित किए जाए। गजब के हैं, ध्यान रख। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की घोषणा राज्य सरकार ने किस बजट में की थी? ये प्रश्न में आर्थिक समीक्षा वगैरह से सबसे आपको मिलते हैं। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की घोषणा 2022-23 के बजट में की थी। क्या चीज है देख लो। सीएम गहलोत द्वारा बजट पेश किया जाता है क्योंकि वित्त मंत्री हैं। 2022-23 के अनुसरण में यह योजना 2022-23 में शुरू हुई थी। इसमें दुर्गम, दूरस्थ व पिछड़े सहित राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में व्यवस्थित आधारभूत संरचना, ठीक है, तो भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं, आवश्यकताओं और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए समग्र विकास करना है। योजना में कुल बजट का प्रावधान 100 करोड़ रुपए था। तो ये अपने आज की क्लास हो गई। असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल रही है 499 की। आप ये टेस्ट सीरीज लें थर्ड पेपर के लिए। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज 2 बार टेस्ट मिल गए, तीसरी बार वापस हमने फिर टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दिए ताकि आपको कोई परेशानी न हो, बार बार अभ्यास कर सको। ठीक है, इस प्रकार के जैसे मैंने दिए क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हिस्ट्री हमने स्टार्ट किया, जो जो आपके टॉपिक है आपको मिलते जाएंगे। इसमें हर मंथ की करंट अफेयर्स की पीडीएफ फ्री है, अर्थव्यवस्था वगैरह की आपको सब पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। और सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 टेस्ट आपको मिल चुके हैं, 5 मेगा टेस्ट मिलने हैं, जिसमें से 3 मेगा टेस्ट आपको मिल चुके हैं। बस आप बार बार अध्ययन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। वैसे नहीं एक बार आपने दे दिया और किसी की टेस्ट सीरीज लेने लगे, ऐसे नहीं है। एक ही चीज को बार बार अभ्यास करो। आपके पास पुस्तक है, उस टॉपिक को पढ़ो, फिर वहां से टेस्ट दो। बाकी आपको मैं शानदार से जानदार, जानदार से जान फूकने वाली वीडियो दे रहा हूं। पढ़ते रहो, मस्त रहो, टेंशन लेनी नहीं है, सिलेक्शन होगा ये निश्चित है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।